दिन पंजाब का चीफ मिनिस्टर बनता। मेरा सोच ये है। जी, बहुत बड़ी बात कही आपने। मैं शीतल जी आपके पास आता हूँ। आपने शमी साहब की बात सुनी। उनका कहना है कि अभी स्थितियां इतनी काबू से बाहर नहीं हुई हैं, लेकिन कुछ प्रदर्शन जो विदेशों में हो रहे हैं, हालांकि शमी साहब ने कहा कि वो 200-400 बंदे ही हैं, लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि शुरुआत 200-400 बंदों से होती है और फिर बाद में वो एक बड़े रूप में तब्दील हो जाते हैं। क्या कहीं केंद्र के द्वारा किसी संवेदनहीनता की कुछ आवाजें सुनाई दे रही हैं कि वो इस मुद्दे को जिस ढंग से ले रही हैं, इतनी लाइटली ले रही हैं, बाद में कहीं भारी ना पड़ जाए? समय रहते इंसान संभल जाए तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन ये सरकार संवेदनशीलता के साथ इस मुद्दे को हल करेगी, इसकी भी उम्मीद थोड़ी कम नजर आती है। मैं आपकी टिप्पणी, आपकी ऑब्जर्वेशन चाहूंगा शीतल जी। देखिए, अभी इस मामले में जो खबर हम लोगों के पास भी स्रोत वही हैं, एजेंसियां हैं, और ट्विटर और सोशल मीडिया वगैरह पे जो सरकारी और गैर सरकारी खबरें आती हैं, उसके अनुसार वो पिछले 4 दिनों में हरियाणा में था, कुरुक्षेत्र में, शाहबाद कोई जगह है वहाँ, 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं वहाँ, एक स्त्री एक पुरुष, दोनों भाई बहन हैं। उसमें से एक राज्य सरकार का कर्मचारी है, शायद उसी के घर था वो। और जो ब्रीफ वहाँ से मिला है उन लोगों के अरेस्ट से, वो ये कि वो बगल में उत्तराखंड में स्नीक कर गया है और नेपाल पहुंचने के लिए प्रयास कर रहा है। अब वो पहुंच गया है कि नहीं, ये आने वाले दिनों में हम लोगों को पता लगेगा, लेकिन चूंकि इसमें गिरफ्तारी हुई है और ईटीवी ने रिपोर्ट किया है, तो यहाँ तक तो समझ में आया कि पंजाब से निकल के वो हरियाणा पहुंच चुका था इस सूचना के आने तक। और चूंकि सूचना आने में और ये सब गिरफ्तारियां होने में इन सब में वक्त लगा होगा, तो ये संभावना है, जैसी खबरें आ रही हैं, कि वो उत्तराखंड में स्नीक कर चुका है और आगे जा सकता है। इससे लग रहा है कि इसके पहले तक शंका थी, ऐसा एजेंसियों के और पुलिस के काम करने के तौर तरीकों पर शंका हमेशा रहती है। हमारे देश में बहुत सारे राज्यों में इस तरह का आचरण भी है पुलिस का, क्योंकि इसमें केंद्रीय एजेंसियां भी शुरू से इन्वॉल्व हैं। हम देख रहे हैं कि जो लोग पकड़े जा रहे हैं उसमें से कुछ लोगों को आसाम ले जाया जा रहा है। तो ये तो है नहीं कि पंजाब सरकार आसाम में मैनेज कर लेगी, इसमें केंद्रीय एजेंसियों की ही भूमिका होगी, और वो है। क्योंकि जब राज्य के मुख्यमंत्री इस मामले पर बातचीत करने के लिए आए थे और केंद्रीय गृह मंत्री से उनकी बातचीत हुई थी, जिसके बाद उन्हें केंद्रीय सुरक्षा बल मुहैया कराए गए और अभी ऑपरेशन हुआ, ये सब निश्चित तौर पर केंद्र और राज्य की जो भी मशीनरी है उसमें आपसी सोच समझ के साथ ये सब हुआ होगा। लेकिन हो जाता है कई बार ऑपरेशंस सफल होते हैं और एक आध बार असफल भी हो जाते हैं। इस मामले में उसने जो है, जो वहाँ की भौगोलिक और दूसरी परिस्थितियां हैं, उसमें उसको मौका मिला, निकल आया है। एक तो ये हो गया कि ये जो घटना जो हुई है उसमें अभी क्या हुआ और क्या हो रहा है। अब इसके राजनीतिक निहितार्थ पर, जिस पर शम्मी भाई ने बहुत ही शानदार तरीके से, और वो वही है, वहाँ को उसकी फील को बिल्कुल ढंग से समझते हैं, जो कह रहे हैं उसमें मतलब ये गुंजाइश नहीं है कि उसमें कोई संदेह किया जाए। सिर्फ इतना मैं जोड़ना चाहता हूँ कि दरअसल हो ये रहा है कि बीजेपी के सत्ता में आने के बाद और उनके समर्थक हिस्से में हिंदू राष्ट्र की मांग को ज्यादा बड़ा करने के चक्कर में, दूसरे वो मुसलमानों को लेके जो टारगेटेड उनका चलता है अभियान, उनको विलेन बना के अपनी राजनीति करना, हर चुनाव में पाकिस्तान और मुसलमान को विलेन बना के खड़ा करना, और सांप्रदायिक तौर पे चुनाव को आखिर में ले जाना, जैसा इस समय कर्नाटक में हो रहा है और जैसा महाराष्ट्र में करने की कोशिश हो रही है, और उत्तर प्रदेश में तो हम लोग बार बार देखते ही हैं, ये तो ऐसी जगह है। इससे क्या होता है कि हमारा देश चूंकि विविधताओं का देश है, इसमें आज़ादी से पहले और उसके बाद भी बहुत सारी फॉल्ट लाइंस पहले से मौजूद है। तो अगर आप इस तरह की कोई चीज़ करते हैं जिसमें आप किसी बड़ी आबादी को धार्मिक आधार पर इकट्ठा करने और राज्य सत्ता पर पावर का कब्जा रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो उसके रिपरकशन में रिएक्शंस होते हैं। अरे इस तरह के कई फॉल्ट लाइन इस चक्कर में जनरेट हो रही है। दक्षिण, अभी आप देखिए एक घटना बिहार और तमिलनाडु के बीच बढ़ते बढ़ते बची है। उसमें भी एक लड़का पकड़ा गया जो उसने फर्जी वीडियो बनाए थे, और वो पता चल रहा है कि सत्तारूढ़ दल के तमाम मंत्रियों और संतरियों से उसके संबंध थे। जैसा जांच आगे वहां बढ़ रही है उससे पता लग रहा है।
यानी 2 राज्यों में बाकायदा झगड़ा करा देने की स्थिति थी। एक राज्य के मजदूर काम करने जाते हैं और दूसरे राज्य में कारखाने वगैरह हैं, और वो कारखाने जिस तरह के हैं वैसा कोई कारखाना कुछ लोग गुजरात में वहाँ से उजड़ गया है, वो चाहते हैं कि वहाँ का उजड़ जाए तो गुजरात में शुरू हो जाए। ऐसी सब बातें आ रही हैं। तो इस तरह के बहुत सारे वेस्टेड इंटरेस्ट, बहुत सारे वेस्टेड लोगों को सपोर्ट करने लगते हैं, और ये जो हमारी फॉल्ट लाइंस हैं इनमें नई नई बीमारियां पैदा होने लगती हैं। आप समझिए कि कहीं ऐसा हो जाता जैसा वो चाहा गया था, बिहार और तमिलनाडु वाला, तो एक नया मोर्चा खुल जाता। वो भी बॉर्डर का स्टेट है, ठीक है, वहाँ कोई ऐसी विपत्ति नहीं है, कोई पाकिस्तान बगल में नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि हम एक आबादी को जो एक भाषा, कल्चर और सामुदायिक तौर पर आपस में नत्थीबद्ध है, उसको एक दूसरी आबादी के विरुद्ध खड़ा करने की ओर बढ़ रहे हैं राजनीतिक कारणों से। ये बहुत ही खराब सोच समझ है। उत्तर पूर्व के बहुत सारे राज्यों में ठीक है, जो भी दिल्ली में रहता है वो उससे हाथ मिला लेते हैं, लेकिन वहाँ हमेशा इंसर्जेंसी किसी न किसी लेवल पे होती ही रहती है। जो हमारी कथित हिंदू राष्ट्र वाला समाज है, उसमें भी विभिन्न जातियों में बहुत परस्पर अंतर विरोध है। उत्तर भारत में तुलसीदास जी को लेकर लड़ाई चल रही है बाकायदा, कि तुलसीदास जी जो है वो उनकी जो चौपाइयाँ हैं वो पिछड़ी और दलित जातियों का और स्त्रियों का अपमान करती हैं कि नहीं करती हैं। ऐसी बहुत सारी हमारी फॉल्ट लाइंस हैं। तो जब हम इस तरह की बात करते हैं, जैसी पिछले 8-9 सालों में बढ़ी है, उससे जो दूसरी छोटी फॉल्ट लाइंस हैं, उन सबको आप राशन देते हैं, उनको लॉजिक देते हैं। ये खराब है। वो कहते हैं कि आप हिंदू राष्ट्र ले रहे हैं तो हम खालिस्तान मांग रहे हैं, आप हम दक्षिण भारत में कोई चीज मांगने लगेंगे, कहीं और कुछ करने लगेंगे, फिर वो सवर्ण और वो होने लगेगा। फिर अभी तो ये बरेली में जो उनके महाशय हैं, एक सेक्ट जो मुस्लिम्स का है, काफी बड़ा, काफी प्रभावशाली, काफी बड़ा संख्यात्मक, उसके जो चीफ है वो उन्होंने एक दिन बहुत खराब बयान दे दिया था। तो इस तरह की चीजें फिर पनपने लगती हैं और उनको ऑडियंस मिलने लगता है। ये बहुत खराब है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इस तरह के वीडियो बनाने वाले जो हिंदू राष्ट्र के पक्ष में होते हैं, उन पर कानून कार्रवाई नहीं करता इन राज्यों में जहां बीजेपी की सरकार है। वो लोगों को जान से मारने, काटने और इस तरह की धमकियां देते हैं। किसान आंदोलन हो रहा होता है तो उसमें से वो पगड़ियां छाट के उनको खालिस्तानी बता देते हैं, और सोशल मीडिया वगैरह पे जिस तरह के वो कैंपेन चलाते हैं, उससे सबसे और बंटवारे का जो विचार है देश में, जहां जहां भी जिस भाव में भी है, उसको हवा मिलती है। ये बहुत एक खराब परिस्थिति है। ये दुर्भाग्य है कि एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर या पुलिस के जरिए, एजेंसियों के जरिए तो उनको हल करने का प्रयास हो रहा है, लेकिन राजनीतिक रूप से इसको कोई एड्रेस नहीं कर रहा, या सिर्फ वही चीजें एड्रेस की जा रही जहां से उनको तकलीफ हो रही। जैसे देवव्रत साहब, जो सॉरी देवव्रत तो नहीं है, आरएसएस के जो वर्तमान चीफ हैं, भागवत, वो, हाँ, वो चाह रहे हैं कि भाई हिंदुओं में जो ये दलित और पिछड़ी जातियों में ये अलगाव की भावना है, और अगर वो पुराने धर्म ग्रंथों से आई है तो उन ग्रंथों में बदलाव किया जाए वगैरह वगैरह, और जाति जो है तोड़ी जाए। अब उनको वो लग रहा है कि ये हमारी कमजोरी है, इसका कमजोरी से नुकसान हो सकता है, तो वो उन चीजों को तो एड्रेस कर रहे हैं, लेकिन जो इसकी सबकी वजह से, कवायद की वजह से दूसरी जगह दूसरी चीजें बढ़ रही हैं, वो एड्रेस नहीं हो पाती। अभी एक वीडियो चल रहा है जो लंदन से आया है, वहाँ एक गुजराती नागरिक है और सिख है, उनके बीच जो भाषा का आदान प्रदान हो रहा है वो बहुत खराब है। वो किसी भी तरह से नहीं समझा जा सकता कि हमारे डायस्पोरा के लोग, इसके करीब 4-5 करोड़ लोग दुनिया में रहते हैं, कि वो जो कठिनाइयां भारत में पैदा करके और उनपे पुष्पित पल्वित हो रहे हैं, उनके ही नाम पर वो विदेशों में आपस में बंट जाएं, एक दूसरे से दुर्व्यवहार करें, या फिर हिंसा तक चले जाएं, जो कुछ हमारे हाई कमीशन पे हुआ लंदन में और कनाडा और अमेरिका में कई जगह जैसा हुआ। ये सब बता रहा है कि हमारे अंदर एक कड़वाहट है और उसको पनपने का काफी बीज मौजूद है, जिसका निश्चित तौर पर जो हमारे शत्रु राष्ट्र है या हमारे जो दुश्मन देश है या एजेंसियां हैं ऐसी दुनिया की जो ऐसा कुछ चाहती हैं जो हम ठीक नहीं समझते, वो इसका लाभ ले लेती हैं और वो उसका लाभ लेंगी। हम भी लेते हैं उनके देशों में, तो वो हमारे यहाँ लेंगे, और उससे जो कठिनाई पैदा होगी उसकी कीमत तो हमें चुकानी पड़ेगी, चाहे यहाँ हो चाहे बाहर हो।
वो एक खराब परिस्थिति पैदा हो रही है। और ऐसी घटनाओं में अगर ये आदमी बाहर निकल जाता है, अभी हम लोग इस पर बात कर रहे थे, सज्जन का फोन आया था बठिंडा से, तो क्या ये नायक बन के उभरेगा या जो इसका समर्थक वर्ग है वो इसको कायर समझेगा? ये सब अब तक मतलब बातचीत में है, क्योंकि इसने काफी बड़ी-बड़ी बातें की थी। तो उसी को वहाँ की राजनीति एड्रेस भी करना चाह रही है कि देखिए ये कहीं से प्लांटेड आदमी हो सकता है, क्योंकि मौका पड़ने पर तो ये भाग निकला। लेकिन ऐसा भी होता है कि इस तरह के लोग नायक बन जाते हैं कि वो सफलतापूर्वक भाग गए, और वो उसमें ये होता है कि कहीं की पुलिस उनको पकड़ नहीं पाई, केंद्र की और इसकी उसकी। इस तरह की भाषा भी एक वर्ग होता है जो इस तरह की भाषा, इस तरह का एटीट्यूड, इस तरह के कैरेक्टर्स को पसंद करता है, और वैसे ही लोग जो है हिंसा वगैरह में भी जल्दी कूद जाते हैं। तो उसमें इनको नायकत्व मिला रहता है। जी। तो अभी ये समस्या एक ओर तो कानून व्यवस्था के सवाल से अभी जीवित है, और दूसरी ओर हमारे सामाजिक ताने-बाने के सवाल से और राजनीतिक सवाल से भी जीवित है। देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या आउटकम इसका निकलता है।